हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। चलिए, अभी तक हम सेल ऑर्गेनेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ चुके हैं, क्लोरोप्लास्ट पढ़ चुके हैं। क्लियर। आज हम पढ़ेंगे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो हेडिंग देंगे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में 4 सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं। क्या 4 सेल ऑर्गेनेल्स एक साथ आते हैं? क्यों? क्योंकि जो उनका फंक्शन है वो कोऑर्डिनेटेड फंक्शन है। क्या भाई? कोऑर्डिनेटेड फंक्शन है। क्लियर। इसलिए उनको एक सिस्टम में रखा गया है, उनको इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में रखा गया है। इस इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या आता है? तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको ईआर है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बनता है गोल्जी बॉडी। क्या बनता है भाई? गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी से फॉर्मेशन होता है किसका? लाइसोसोम का। किसका भाई? लाइसोसोम का। ठीक है। और इसी के जैसा यहाँ पे वैक्यूल्स है ना, इसका भी फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी से ही होता है। तो ये हो गया वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल्स। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में मेनली क्या? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में ये सिर्फ 4 सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं। कौन कौन से? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया और वैक्यूल हो गया। क्या हो गया भाई? वैक्यूल हो गया। क्लियर है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी और वैक्यूल्स को कंसीडर किया गया है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। क्यों? क्योंकि इनका जो फंक्शन है वो क्या है? कोऑर्डिनेटेड है। क्या है फंक्शन भाई? कोऑर्डिनेटेड है। तो यहां पे लिखेंगे, क्या लिखे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। एंड वैक्यूल आर कंसीडर्ड टुगेदर as endomembrane system हमें क्यों? because their function are coordinated, because their function are coordinated। इनका फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? कोऑर्डिनेटेड होता है, इसलिए इसको एक साथ रखा गया है। तो एक एक करके हम सारे सेल ऑर्गेनेल्स को देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम देख लेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, उसके बाद देखेंगे गोल्जी बॉडी को, उसके बाद लाइसोसोम और सबसे लास्ट में क्या? वैक्यूल्स। ठीक है। तो उसके साथ अपना इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम खत्म हो जाएगा। देखिए, आपको ये चीज याद रखना चाहिए। एक तरीका है GERL है ना, GERL, GERL। ठीक है। यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है क्या? ये पूछा जाएगा भाई गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बनता है? गोल्जी बॉडी बनता है। क्या बनता है? गोल्जी बॉडी बनता है। और इस गोल्जी बॉडी से क्या बनता है? लाइसोसोम बनता है। गोल्जी बॉडी से क्या बनता है? लाइसोसोम बनता है। और गोल्जी बॉडी से ही क्या बनता है? वैक्यूल भी बनता है। ठीक है। गोल्जी बॉडी से ही क्या बनता है? वैक्यूल बनता है। तो इस तरह से ये जो चारों हैं एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है और इनका जो फंक्शन है वो भी क्या होता है? कोऑर्डिनेटेड फंक्शन होता है। ठीक है। इसलिए इनको किसमें? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में रखा गया है। अब आप हेडिंग दीजिएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या हेडिंग देंगे भाई? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर। हेडिंग देंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क लाइक। क्या? नेटवर्क लाइक। ठीक है। यानी जो साइटोप्लाज्म में नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्या कहते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना होता है सिस्टर्नी, टिब्यूल्स और वेसाइकल से मिलकर। किससे? सिस्टर्नी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट ट्यूब लाइक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं सिस्टर्नी। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना होता है सिस्टर्नी से, टिब्यूल से और वेजाइकल से मिलके। किससे? सिस्टर्नी, टिब्यूल्स और वेजाइकल से मिलके। और ये सॉरी
साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है नेटवर्क के जैसे। क्लियर? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें लिखेंगे क्या? इट इज वेल डेवलप्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क ऑफ, इट इज वेल डेवलप्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक it is a well developed electron microscopic network of interconnected it is a well developed electron microscopic interconnected cisternae, tubules and vesicle, cisternae, tubules and vesicles present throughout the cytoplasm, cytoplasm। पूरे साइटोप्लाज्म में माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो किसका बना होता है? सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल का। इसका कंपोजिशन आपको याद रखना चाहिए कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका बना हुआ है? सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि भाई इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका नहीं बना है। ठीक है, ये 3 ऑप्शन रहेगा, उसके अलावा एक चौथा ऑप्शन रहेगा। जो चौथा ऑप्शन होगा इस तीनों के अलावा वो आंसर चला जाएगा। क्लियर? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका बना है? सिस्टर्नी का, ट्यूब्यूल्स का और वेसिकल का। क्लियर? यानी अगर हम पढ़ते हैं कंपोनेंट ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? सिस्टर्नी, वेसिकल और बोलो ना ट्यूब्यूल। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे कंपोनेंट ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या? कंपोनेंट ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना। आप बस ईआर लिखेंगे, आप समझ जाइएगा। हाँ भाई, तो पहला कंपोनेंट क्या है? सिस्टर्नी। क्या भाई? सिस्टर्नी। चलिए, तो सिस्टर्नी क्या होता है भाई? सिस्टर्नी लॉन्ग फ्लैटेंड अनब्रांच यूनिट ऑफ अनब्रांच्ड यूनिट है किसका? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, तो सिस्टर्नी क्या है? लॉन्ग फ्लैटेंड, ये फ्लैट होता है, ये अनब्रांच्ड होता है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे सिस्टर्नी क्या है? लॉन्ग फ्लैटेंड एंड अनब्रांच्ड यूनिट ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो अरेंज्ड होता है। क्या भाई? जो अरेंज होता है कैसे? स्टैकिंग में अरेंज होता है, एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड होता है। तो इसमें लिखेंगे लॉन्ग फ्लैटेंड अनब्रांच्ड यूनिट, लॉन्ग फ्लैटेंड एंड अनब्रांच्ड unit, long flattened and unbranched unit arranged in a unit of endoplasmic reticulum arranged in कैसे? stacking, arranged in stacks। नेक्स्ट, सिस्टर्नी के बाद क्या आता है? सिस्टर्नी के बाद हम पढ़ेंगे वेसिकल। क्या भाई? वेसिकल। चलिए, तो वेसिकल क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, स्मॉल ओवल शेप्ड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगा, छोटा छोटा, इसको क्या कहेंगे? वेसिकल कहेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, दीज आर ओवल शेप्ड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। क्या? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इसको वेसिकल्स कहते हैं। उसके बाद वेसिकल के बाद क्या भाई? ट्यूब्यूल्स। क्या है? देखिए, आपको याद रखना है कि ये जो सिस्टर्नी है ये अनब्रांच्ड होता है। क्या होता है? सिस्टर्नी अनब्रांच्ड होता है। और जो ट्यूब्यूल्स है ये क्या होता है? ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें लिखिएगा दीज आर
These are irregular branched tubule. These are irregular and branched. बस इतना लिख लो. These are irregular and branched. ये irregular होता है और branched होता है. ठीक है. मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है. ये जो ट्यूब्यूल्स है ना, ये फ्री भी हो सकता है और एसोसिएटेड भी हो सकता है. किससे? बोलो ना, सिस्टर्नी से. क्या? सिस्टर्नी से एसोसिएटेड भी रह सकता है या फिर ये फ्री भी रह सकता है. अभी देखेंगे डायग्राम तो वहां पे क्लियर हो जाएगा. तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, ट्यूब्यूल्स मे बी फ्री और एसोसिएटेड विथ सिस्टर्नी. ट्यूब्यूल्स मे बी फ्री, ट्यूब्यूल मे बी फ्री एंड associated or associated with, tubule may be free or associated with, हाँ भाई, किसके साथ? सिस्टर्नी के साथ. tubule may be free or associated with सिस्टर्नी. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं. कौन कौन से? सिस्टर्नी, वेजाइकल और ट्यूब्यूल्स होते हैं. क्या? सिस्टर्नी, वेजाइकल्स और ट्यूब्यूल होते हैं. क्लियर? वेजाइकल ओवल शेप्ड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है. उसके अलावा ट्यूब्यूल्स इररेगुलर ब्रांच स्ट्रक्चर होता है. ये ट्यूब्यूल्स जो होता है वो ये फ्री भी हो सकता है, दूसरे सिस्टर्नी से कनेक्टेड भी हो सकता है. क्लियर? चलो डायग्राम देखते हैं, वहां से क्लियर होगा कौन सा चीज. हाँ भाई, तो ये चीज यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है अभी तक कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेजाइकल. क्या? सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेजाइकल्स. क्लियर? देखिए, तो अगर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के डायग्राम को देखिएगा तो ये सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि ये क्या है. ये है सेल. क्या है? ये सेल है और इसके सेंट्रल पोर्शन में होता है न्यूक्लियस. क्या? सेंट्रल पोर्शन में क्या है यहाँ पे? ये है न्यूक्लियस. क्या है? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है. क्या हुआ? न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है. ये हम इनर मेम्ब्रेन बना रहे हैं न्यूक्लियस का. क्या? न्यूक्लियस का इनर मेम्ब्रेन बना रहे हैं. और न्यूक्लियस के, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन. ये हो गया न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन. ये हो गया न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन. ये न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन. ये न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के साथ इनिशिएट हो जाता है. न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के साथ फॉर्मेशन होता है किसका? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. किसका? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. क्लियर? तो ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के साथ देखो, ये बाहर वाला मेम्ब्रेन जब ये एक्सटेंडेड हो जाता है ना, तो ये बनाता है ऐसे करके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्या? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये जो आप लॉन्ग फ्लैटेंड अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये वाला प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है? ये है सिस्टर्नी. क्या है? सिस्टर्नी. और एक सिस्टर्नी दूसरे सिस्टर्नी से कनेक्ट है आपस में. किसके हेल्प से? ट्यूब्यूल्स के हेल्प से. किसके हेल्प से? ट्यूब्यूल के हेल्प से. ठीक है? चलिए, तो ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये क्या है? ट्यूब्यूल्स है. देखो, ये ट्यूब्यूल जो है ना, ये साइटोप्लाज्म में ऐसे फ्री भी रह सकता है, या ये ट्यूब्यूल है ये दूसरे सिस्टर्नी से कनेक्टेड भी हो सकता है. क्या? दूसरे सिस्टर्नी से कनेक्टेड भी हो सकता है. देखिए, ये हो गया, ये हो गया क्या? सिस्टर्नी. और ये ट्यूब्यूल्स, एक ट्यूब्यूल दूसरे सिस्टर्नी को कनेक्ट करता है. ये ट्यूब्यूल ऐसे फ्री भी रह सकता है, या ये ट्यूब्यूल्स जो है ना, ये दूसरे सिस्टर्नी से ऐसे कनेक्ट भी रहता है. ये भी हो सकता है कि ये जो ट्यूब्यूल्स है इसमें ब्रांचिंग इतनी अधिक हो जाए, इतनी अधिक हो जाए कि ये जो ट्यूब्यूल्स है अल्टीमेटली जाके किससे कनेक्ट हो सकता है? किससे कनेक्ट हो सकता है भाई? किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट हो सकता है. किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट हो सकता है. ठीक है? तो ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे नेटवर्क के जैसा पूरा साइटोप्लाज्म में अरेंज होता है. ठीक है? ये माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्या है ये? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम 2 स्पेस में डिवाइड कर देते हैं. यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास 2 तरह के स्पेस होते हैं. एक स्पेस होता है इंट्रासेलुलर स्पेस. क्या? इंट्रासेलुलर स्पेस मतलब एक इसके पास होता है ल्यूमिनल फेस. क्या होता है? ल्यूमिनल फेस होता है. ल्यूमिनल फेस कहने का मतलब है
सेल के अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास मेनली दो स्पेस होता है। एक होता है लुमिनल फेस, क्या लुमिनल फेस, यानी इनसाइड द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला स्पेस, क्या इनसाइड द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला स्पेस, यानी ये सब जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है ना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये अंदर, इसके अंदर ये सब जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, ये क्या है, लुमिनल फेस है, क्या भाई, लुमिनल फेस है। और आउटसाइड द फेस, यानी इसके बाहर, मतलब इस मेम्ब्रेन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर ये सब जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल फेस है। क्या है ये सब, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल फेस है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल फेस है। यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर हम देखते हैं तो उसको मेनली दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है, दो डिस्टिंक्ट स्पेस में डिवाइड किया गया है। पहला कंपार्टमेंट को कहते हैं ल्यूमिनल, क्या कहते हैं, ल्यूमिनल, यानी इनसाइड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला कंपार्टमेंट, और दूसरा कंपार्टमेंट एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, क्या एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, जो साइटोप्लाज्म में आता है। कहां पे आता है, साइटोप्लाज्म। अल्टीमेटली ये सब स्पेस क्या है, साइटोप्लाज्म है। यानी जहां पे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो भी क्या है, साइटोप्लाज्म में ही आता है। कहां पे आता है, साइटोप्लाज्म में ही आता है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइडेड द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइडेड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइडेड इंट्रासेल्युलर स्पेस endoplasmic reticulum divided intracellular space into two distinct compartment, endoplasmic reticulum divided intracellular space into two distinct compartment, that is पहला जो होता है वो क्या होता है, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जो पहला कंपार्टमेंट है वो क्या है, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट है। क्या है, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ल्यूमिनल कंपार्टमेंट कहने का मतलब है इनसाइड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या इनसाइड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, क्या एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट कहने का मतलब है साइटोप्लाज्म वाला जो पोर्शन हो गया ना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। क्लियर है, तो ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल बस ध्यान रखेंगे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर याद रखेंगे, ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, क्या नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। और ये किसका बना होता है, सिस्टर्नी, टिब्यूल्स और वेजाइकल्स का बना होता है। किसका, सिस्टर्नी, टिब्यूल्स और वेजाइकल का बना होता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो पार्ट में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों है, इसलिए क्योंकि देखिए भाई, ये जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस पे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे प्रेजेंट होता है राइबोसोम्स। क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स के अटैचमेंट के कारण इसका जो सरफेस है ना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, क्या राइबोसोम के अटैचमेंट के कारण, राइबोसोम्स के अटैचमेंट के कारण इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सरफेस है वो क्या हो जाता है, रफ हो जाता है। क्या हो जाता है, रफ हो जाता है। इसलिए इसको कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वैसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके पास, जिसमें अटैच्ड नहीं है, क्या राइबोसोम्स का जिसके पास अटैचमेंट नहीं है, उसको क्या कहते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मन में बात आता है कि सर ये जो राइबोसोम्स है, क्या ये जो राइबोसोम्स है ये इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे तो चिपक गया और यहां वाले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे नहीं चिपका। क्यों नहीं चिपक रहा है ना, कौन सा गोंद है, कौन सा फेविकॉल है जिससे ये चिपकता है।
तो देखिए राइबोसोम्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे चिपकता है किसके हेल्प से, राइबोफोरिन प्रोटीन के हेल्प से। किसके हेल्प से, राइबोफोरिन प्रोटीन के हेल्प से। यहाँ पे राइबोफोरिन प्रोटीन नहीं है, तो जहां पे राइबोफोरिन प्रोटीन नहीं है वहां पे राइबोसोम्स नहीं है, जहां पे राइबोसोम्स नहीं है वैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। क्या कहते हैं, SER। देखो यहाँ पे भी राइबोसोम्स नहीं है तो ये भी क्या है, SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वैसा सरफेस जहां पे राइबोसोम्स अटैच है उसको कहते हैं RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, ये जो राइबोसोम्स है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे अटैच्ड होता है किसके हेल्प से, किसके हेल्प से, राइबोफोरिन प्रोटीन के हेल्प से। किसके हेल्प से, राइबोफोरिन प्रोटीन के हेल्प से। यानी जहां जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोफोरिन प्रोटीन है, क्या, राइबोफोरिन प्रोटीन, क्या, राइबोफोरिन प्रोटीन, ये राइबोफोरिन प्रोटीन, यानी राइबोफोरिन प्रोटीन है तो अटैच्ड है राइबोसोम, तो वैसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कहलाएगा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहां पे राइबोफोरिन प्रोटीन नहीं है वहां पे राइबोसोम भी अटैच नहीं है, वो वैसे को कहते हैं क्या, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोलो भाई, क्लियर है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्यू टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स, ड्यू टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स क्यों अटैच है और क्यों नहीं है, क्योंकि राइबोफोरिन प्रोटीन है या नहीं है उसके बेसिस पे। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसका फंक्शन। हाँ, तो दो तरह के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है, बोलो ना, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो आपको इसका फंक्शन याद रखना बहुत जरूरी है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन फंक्शन से आता है। और ये राइबोफोरिन प्रोटीन का नाम आपको याद होना चाहिए, क्लियर है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, ये ज्यादा फेमस है, और दूसरा होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, है ना। एग्जाम में भी RER और SER लिखा हुआ क्वेश्चन मिल सकता है, क्लियर। तो RER, हाँ भाई, राइबोसोम अटैच ड्यू टू राइबोफोरिन प्रोटीन। RER में क्या लिखेंगे, राइबोसोम्स अटैच्ड ड्यू टू राइबोफोरिन प्रोटीन, ड्यू टू राइबोफोरिन प्रोटीन। RER में क्या हो गया, राइबोसोम्स अटैच्ड ड्यू टू राइबोफोरिन प्रोटीन। और SER में क्या लिखेंगे, राइबोफोरिन प्रोटीन एब्सेंट। यहाँ पे राइबोफोरिन प्रोटीन आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी राइबोफोरिन प्रोटीन एब्सेंट। हाँ भाई, अगर राइबोफोरिन प्रोटीन एब्सेंट है तो राइबोसोम्स एब्सेंट है, और यहां पे राइबोसोम प्रेजेंट है, यहां पे राइबोसोम प्रेजेंट है, क्लियर। तो राइबोसोम्स के कारण जो RER है इसका सरफेस कैसा हो जाता है, रफ सरफेस हो जाता है, ROUGH, रफ सरफेस, क्लियर। और SER का सरफेस कैसा होता है, स्मूथ सरफेस होता है। कैसा होता है भाई, स्मूथ सरफेस होता है। तो इसका जो सरफेस होता है ये होता है स्मूथ सरफेस। सुनिएगा भाई बात को ध्यान से, देखिए राइबोसोम्स जो है ना, राइबोसोम्स, इसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स का क्या फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस। एक बार फिर से, राइबोसोम्स का क्या फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस, क्लियर। यानी जहां रहेगा राइबोसोम्स, क्या, जहां रहेगा राइबोसोम तो फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। क्या, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कोई फंक्शन पूछे तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। क्या, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। तो इसका फंक्शन हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। तो फंक्शन, बस एक फंक्शन तुमको याद रखना है, RER का क्या फंक्शन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस
सिंथेसिस एंड सेक्रेशन। चलिए एसीआर का क्या फंक्शन होता है सर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है? तो देखिए प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, अगर राइबोसोम नहीं है, राइबोफोरिन प्रोटीन नहीं, तो सरफेस कैसा है, स्मूथ है। तो ये फॉर्मेशन करता है, ये सिंथेसाइज करता है क्या, लिपिड का, किसका, लिपिड का और स्टेरॉयड हार्मोन का, किसका, लिपिड का और स्टेरॉयड हार्मोन का। तो इसका जो फंक्शन है ना एसीआर का फंक्शन, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एसीआर का क्या फंक्शन है भाई, एक तो लिपिड सिंथेसिस, तो लिपिड फॉर्मेशन होता है वो कहां पे होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होता है, लिपिड सिंथेसिस। दूसरा स्टेरॉयड हार्मोन्स का फॉर्मेशन भी यहीं पे होता है, स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसिस। स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसिस। और तीसरा डिटॉक्सिफिकेशन, क्या करता है ये, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन कहने का मतलब है न्यूट्रिएंट में, या जो आप इंटेक्ट करते हैं, क्या बोलो ना, कोई भी टॉक्सिक मटेरियल फूड के साथ, चाहे वो कलर सब्सटेंस हो, उसका डिटॉक्सिफिकेशन होता है, सेल उसको एक्सेप्ट नहीं करता है ना। जो भी टॉक्सिक मटेरियल होता है सेल उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है, किसके हेल्प से, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हेल्प से। सॉरी, किसके हेल्प से भाई, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हेल्प से। तो डिटॉक्सिफिकेशन, आपको पता है अपने हमारे बॉडी में जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो कहां पे होता है, कहां पे होता है, लीवर में होता है। कहां पे होता है, लीवर में होता है। नहीं, लीवर सेल के पास जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। क्या, लीवर सेल के पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अमाउंट ज्यादा है। क्यों, क्योंकि लीवर डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है। वैसे भी जितने भी हमारे बॉडी में सेल हैं उस सारे सेल के पास क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी हमारे सभी सेल अपने लेवल पे ये कोशिश कर रहे हैं कि टॉक्सिक मटेरियल उनके पास ना रहे, डिटॉक्सिफाई हो जाए। तो डिटॉक्सिफिकेशन किसके हेल्प से होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हेल्प से। स्टेरॉयड हार्मोन का सिंथेसिस या फॉर्मेशन कहां पे होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। और लिपिड सिंथेसिस कहां पे होता है, स्मूथ। लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। क्या है भाई, प्रोटीन सिंथेसिस करना है, यही एक फंक्शन है इसके पास। और वो भी क्यों, क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स है। सर ये लिपिड सिंथेसिस क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई इसके सरफेस पे राइबोफोरिन प्रोटीन पहले से ही है। तो समझ में आया, और राइबोसोम्स भी पहले से है, तो इसको मौका ही नहीं मिलता है, समय ही नहीं मिलता है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि भाई इस लिपिड सिंथेसिस, स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसिस और डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ये इसका फंक्शन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। क्लियर। तो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में अपना मेन 4 सेल ऑर्गेनेल्स आता है, कौन कौन सा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। क्लियर है, ये तुमको याद रखना है, GERL। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है, बोलो ना, गोल्गी बॉडी, और गोल्गी बॉडी से बनता है लाइसोसोम, और गोल्गी बॉडी से ही क्या बनता है, वैक्यूल। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। क्लियर। चलिए एनसीईआरटी से आप इसको जरूर पढ़िए। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। थैंक यू।